दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 30 मार्च 2025 की इंग्लिश कैलेंडर की डेट है, बट हिंदू नववर्ष के हिसाब से आज हैप्पी न्यू ईयर है। तो इसको हर जगह प्रदेश में अलग अलग तरीक़ों से सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे हिंदू समाज में इसे नववर्ष के लिए बोला जाता है। विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ आज के दिन हो रहा है। और नॉर्थ इंडिया के अंदर नवरात्रि की कलश स्थापना भी आज ही के दिन है। महाराष्ट्र में आज का दिन गुड़ी पड़वा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि साउथ इंडिया में आज का दिन उगाड़ी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो पूरे हिंदू समाज के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज का दिन और कई मामलों में खास है, जैसे महर्षि गौतम, उनकी आज जन्म जयंती है। आज ही के दिन उनका सेलिब्रेशन किया जाता है, सप्तऋषि में महर्षि गौतम। इसके अलावा सिंधी समाज के साईं झूलेलाल, उनकी जयंती भी आज ही के दिन है, जिनको बोला जाता है वरुण देव के वो अवतार थे जो इस दुनिया में धरातल पर आए। तो ये इस मामले में भी खास है। इसके अलावा आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उनके जो फाउंडर थे मिस्टर केशव हेडगेवार, उनका जन्म जो वैसे तो 1 अप्रैल का है, बट वो भी इसी टाइम पर आता है। और इसके अलावा रामनवमी जो है 6 अप्रैल को मनाई जाएगी, जिसमें राम जन्म भी 6 तारीख को ही मनाया जाएगा। रामनवमी बोला जाता है। और भगवान राम का राज तिलक भी 6 तारीख को या रामनवमी के दिन ही हुआ था, तो उनका राज्याभिषेक भी इसी हिसाब से 6 तारीख को ही गिना जाएगा। तो ये दिन काफ़ी तरीके से अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसी महीने में 10 अप्रैल को आर्य समाज की स्थापना भी हुई थी, तो उसके लिए भी आर्य समाज के लिए भी ये महीना या ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आप सब लोगों को ऐतिहासिक पल में शेयर करना था। इसके अलावा अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिकॉज कल रात में ही 10:30-11 के बीच में शनि देव मीन राशि में ट्रांजिट किए हैं। और अभी ब्रह्मांड में स्टेलियम बना हुआ है, जिसमें 6 ग्रह, और अगर हम एक और ग्रह आउटर स्पेस के भी गिनते हैं तो 7 ग्रह की युक्ति बनी हुई है। और उसका देश विदेश में और पूरे ब्रह्मांड पे क्या असर होने वाला है, उसको लेकर हम आज का एपिसोड लेकर आए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे और आप जानिए अगले 1 साल के अंदर देश दुनिया में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ इस एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया कि शनिदेव कल रात में 10:30 से 11 के बीच में मीन राशि में आए हैं, और आज की तारीख में शनिदेव 6ठे ग्रह हैं जो मीन राशि में हैं। सबसे पहले वहाँ पर राहु देव पहुँचे हुए थे, जो 1.5 साल से मीन राशि में है। और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके सब ग्रह आए। सबसे पहले शुक्रदेव आए, उसके बाद बुधदेव आए, फिर सूर्यदेव आए, चंद्रदेव आए परसों, और कल शनिदेव आए हैं। 6 ग्रह वहाँ पर हैं। और उसके अलावा नेपच्यून, अगर हम आउटर वर्ल्ड के भी जो 3 ग्रह हैं, यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून, अगर उसमें देखते हैं तो नेपच्यून भी मीन राशि में ही आज की तारीख में। तो इस हिसाब से स्टेलियम में 7 ग्रह बने हुए हैं जो मीन राशि में है। अब मीन राशि का जो चिन्ह है, जिससे आप समझ सकते हैं मीन राशि जल तत्व की राशि है, जिसमें 2 मछलियां बनी हुई हैं। एक मछली जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, एक मछली एक डायरेक्शन में है और दूसरी मछली दूसरे डायरेक्शन में है। तो ये मोक्ष की राशि है, लास्ट राशि है ज़ोडिएक साइन में। अगर 12 राशियों में गिनते हैं तो 12th नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि मीन राशि होती है। और ये इसके जो लॉर्ड है वो बृहस्पति देव है, जो बृहस्पति देव आज की तारीख में मिथुन राशि में है, और वृषभ राशि में है। मिथुन राशि में मंगल देव हैं, जो अब बस अगले महीने 3 तारीख में मूव करके कर्क राशि में जाने वाले हैं।
वेयर एज जो वृषभ राशि में बैठे हुए हैं बृहस्पति देव, वो 14 मई को मूव करके मिथुन राशि में जाएंगे। तो फिलहाल जोडियक बेल्ट में जो ऊपर आकाश तत्व में इस टाइम जो प्लैनेटरी मूवमेंट है वो इस तरह से दर्शा रही है। अब इसका धरातल पर, पृथ्वी पर क्या असर हो सकता है, उसके बारे में हम आज का एपिसोड लेकर आए हैं, जिसके बारे में आप काफ़ी चर्चाएं सुन रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहली बात तो आपको सब क्लियर कर देते हैं, दुनिया चलती रहेगी, दुनिया में कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं आएगी जिससे संसार खत्म हो जाए। पहली बात तो ये क्लियर है, तो इसमें ज़्यादा डरने की, घबराने की बात नहीं है। हाँ, भूभाग पे चेंजेस ज़रूर होंगे और वो चेंजेस परमानेंट होंगे, बिकॉज इसमें कुछ ग्रह ऐसे हैं जो परमानेंट डिसीजन देने वाले हैं। जैसे सबसे बड़े शनिदेव यहाँ पर आए हैं, जो 30 साल बाद इनका भ्रमण हुआ है मीन राशि में। तो अगर हम शनिदेव के पिछले भ्रमण से सीखते हैं या उनके भ्रमण से हमें कुछ हिंट्स मिलते हैं, तो आप 1996 टू 1998 के पीरियड में देख सकते हैं कि देश दुनिया में क्या चेंजेस आए थे। इसके अलावा राहु देव भी यहाँ पर है, और राहु देव और शनिदेव की युक्ति जो है वो 57 साल बाद हो रही है किसी भी राशि में, मीन राशि में रादर। तो मीन राशि में 57 साल बाद मिल रहे हैं। 1968 के अंदर मीन राशि में ही शनिदेव और राहुदेव थे, बट उस टाइम नक्षत्र अलग था, इस बार नक्षत्र अलग है। तो ये नक्षत्र जो है जिसमें दोनों हैं, ये एक कई सौ हजारों साल के बाद ये इस नक्षत्र में आए हैं, जिसकी गणना अभी हमारे पास आधिकारिक तौर पर नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें पता लग सके। पिछले 500 साल में तो इनका सेम नक्षत्र में पदार्पण नहीं हुआ है। तो ये भी एक ऐतिहासिक पल है जिसके साथ हम आने वाले समय में जिसको हम युग परिवर्तन के रूप में भी देखेंगे कि कलयुग के अंदर एक नया युग शुरू होगा। जैसे कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया युग की स्थापना हुई, जिसमें यूएसए और यूएसएसआर दो महाशक्तियां बनी। उस टाइम पर चाइना कोई महाशक्ति नहीं होता था, और ये एक तरह से अभी जो है, जो 2025 का जो क्षण आया है, इसको हम रिजेंबल कर सकते हैं 1962 की कुंडली से, जो मैं स्क्रीन पर आपके सामने ला रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि अभी जो 2025 में ये स्टेडियम बना है, जिसमें 6 से 7 ग्रह है मीन राशि में, और सेम तरह का एक स्टेडियम बना था 1962 में, 4 फरवरी 1962 में ये स्टेडियम बना था मकर राशि में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 8 ग्रह मकर राशि में थे। और उसमें क्या हुआ था, जो ऐतिहासिक क्षण थे, उसके बाद जब ये स्टेडियम बना था तो दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए, जिसमें अगर हम बोलते हैं तो अगर आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हमने एक एपिसोड किया है, जिसका लिंक इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें 13 दिन तक दुनिया बिल्कुल वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर थी। न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा के अंदर यूएसएसआर ने इम्प्लांट कर दी थी, और पूरा अमेरिका उनके जद में था और रीजन कवर होता था। उन्हीं दिनों में अक्टूबर में चाइना ने इंडिया के ऊपर फुल फ्लैज अटैक किया था, जिसमें 1 महीने तक वॉर चली थी और अक्साई चीन का एरिया हमें गंवाना पड़ा था। तो ये परमानेंट जो इम्पैक्ट होते हैं वो उस तरह से देखते हैं। अक्साई चीन का एरिया आज भी चाइना के पास है, 63 ईयर्स हो गए हैं, जिसको हम अभी तक ले नहीं पाए हैं। इसके अलावा एक परमानेंट डैमेज और हुआ था, जो यूएसए के प्रेसिडेंट होते थे उस टाइम के, जॉन एफ कैनेडी, उनका असैसिनेशन हो जाता है 1963 में। तो ये एक परमानेंट लॉस था यूएसए के लिए, और यूएसए उस टाइम पर काफ़ी बुरी तरह हिल गया था। जिस तरह से 1999 में अगर हम बात करते हैं, 9/11 हुआ था और यूएसए को वो दिन भूला नहीं भूलता है।
तो इस तरह के कुछ परमानेंट स्कार हम आने वाले साल में एक देख सकते हैं जो दुनिया पर अफेक्ट करेंगे। अगर हम कंट्री वाइज इसके इम्पेक्ट गिनते हैं तो अगर दुनिया के अंदर दो वॉर चल रही हैं, आज की तारीख में यूएसएस रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। अगर हम इसका इम्पेक्ट रशिया के ऊपर या यूरोप का भी इम्पेक्ट बात करते हैं तो यूरोप को ये इम्पेक्ट वॉर को बढ़ाने में ही करेगा। ये जो स्टेलियम बना है, जो ये ग्रह नक्षत्र बने हैं, तो इसकी नेगेटिव एनर्जी यूरोप को नुकसान करेगी। बिकॉज कल की तारीख में ही जो सूर्य ग्रहण हुआ है उसके भी नेगेटिव इम्पेक्ट यूरोप पे आ रहे हैं। तो यूरोप में वॉर जो है, जो अभी दो कंट्रीज की वॉर चल रही है और जिसमें अमेरिका अपने आप को विड्रॉ कर रहा है धीरे धीरे यूक्रेन की सपोर्ट से, और यूरोप अपने आप को इंडल्ज करता जा रहा है फुल फ्लेज, और उनको पूरा फोबिया है कि रशिया उनके ऊपर आने वाले समय में अटैक कर सकता है, और ये वॉर हिस्टीरिया बढ़ता जाएगा और यूरोप में ये वॉर स्प्रेड होती जाएगी। भले ही इसको इंस्टिगेट यूरोप करे या रशिया करे, बट ये वॉर बढ़ती जाएगी। और रशिया में अगर हम बात करते हैं तो जो उनके प्रेसिडेंट हैं मिस्टर पुतिन, वो आने वाले टाइम में और स्ट्रांग होते जाएंगे और ये साल रशिया के लिए अच्छा ही जाने वाला है। और इसको आने वाले टाइम में हम देखेंगे रशिया काफ़ी स्ट्रांग हो गया है और उनकी इकोनॉमी नीचे नहीं आएगी, और उनका जो एक गठजोड़ बना हुआ है चाइना के साथ भी, और एक तरह से उनका गठजोड़ जो यूएसए के साथ भी आने वाले समय में डेवलप होता जाएगा। तो रशिया दोनों को डबल क्रॉस ही करेगा और चाइना के साथ भी अपने कुछ हित साधेगा जो चल भी रहे हैं। और अमेरिका की अपनी ज़रूरत है, अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना और रशिया दोनों इकट्ठे हो जाएं। तो चाइना के साथ तो यूएसए नहीं जा सकता, तो वो रशिया को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश करेगा। और व्लादिमीर पुतिन भी इस चीज़ को जानते हैं और उस चीज़ में वो पूरा पॉलिटिक्स चलेगी, जियोपॉलिटिक्स में ये चीज़ काफ़ी हावी रहेगी। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप पूरे आयरन फिस्ट के साथ वहाँ पर टैरिफ वॉर को आने वाले समय में बढ़ाएंगे, और वो टैरिफ वॉर की वजह से जाने अनजाने में अमेरिका का नुकसान ही करेंगे। और अमेरिका उस चीज़ को अभी नहीं समझ पाएगा, यूएसए अभी नहीं समझ पाएगा, बट अल्टीमेटली इसमें अमेरिका का ही घाटा या लॉस होने वाला है, और दुनिया में एक आइसोलेशन की स्टेज में अमेरिका आता जाएगा। आइसोलेशन का मतलब ये है कि यूरोप से वो पीछे हट रहा है, अपने स्टेप पीछे ले रहा है, और यूरोप भी दिन ब दिन अमेरिका से डिफरेंस क्रिएट होते जाएंगे। रशिया के साथ ज़रूर उनकी दोस्ती बढ़ेगी, और बट वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रशिया उसको उसकी फ्रेंडशिप को यूटिलाइज करेगा। और अमेरिका में जो पॉजिटिव फैक्टर्स आएंगे, दो उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी थी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आने के समय, जब 20 जनवरी को उन्होंने शपथ दी थी, तो उन्होंने कुछ बातें रखी थी, और उन बातों में क्या अमल होगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको को तो गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई, और पनामा कैनाल को भी वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे इस साल के अंदर, ये भी डन है। और इसके अलावा ग्रीनलैंड पे चाहे वो मिलिट्री का यूज़ करें या फाइनेंशियल इकोनॉमिक सैंक्शन के साथ या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ, बट ग्रीनलैंड पे अमेरिका कब्जा करेगा और उसमें साइलेंटली रशिया भी सपोर्ट करेगा। तो उसकी वजह से भी डिफरेंसेस यूरोप के साथ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का कब्जा है। तो और चौथी उन्होंने डिमांड रखी थी कि वो 51st स्टेट बनाना चाहते हैं कनाडा को। कनाडा उनके 51st स्टेट बिल्कुल नहीं बनने वाला है, और वो सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। वो आप देखेंगे भी इस साल में कनाडा के अंदर अभी इलेक्शन है अप्रैल में, शायद 28 अप्रैल को इलेक्शन है। तो वो इलेक्शन में जब सरकार
जस्टिन ट्रूडो की चेंज हो गया है, रिजीम चेंज हो गई है, और वहाँ पर जो नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो कायदे में आने वाले समय में इस साल में ही अपने रिलेशंस को सुधारना चाहेंगे यूएसए के साथ, बिकॉज दोनों के बॉर्डर मिलते हैं और कन्फ्रंटेशन में दोनों को ही नुकसान होने वाला है टैरिफ वॉर में। तो कनाडा किसी भी तरह से 51st स्टेट नहीं बनने वाला है, बट जो ओवरऑल ग्लोबल रिसेशन आएगा ये स्टेलियम की वजह से, ये ग्रह नक्षत्र की वजह से, जिसमें मेन कल्प्रिट तो यूएसए ही है, बट उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में, पूरे भूभाग में होने वाला है, जिसमें कोई भी कंट्री बच नहीं पाएगा। तो उसमें कनाडा भी प्रेशर में आएगा, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ेगी कनाडा में। यूएसए के अंदर तो इन्फ्लेशन भी रहेगी और जॉब भी उतनी क्रिएट नहीं हो पाएंगी जितनी डोनाल्ड ट्रंप अपने अपने कार्यकाल में या अपना चाहते हैं क्रिएट करना है। तो और जब ये बृहस्पति अगले महीने चेंज होंगे, उसके बाद वहाँ पर रेसिज्म वॉर भी बढ़ने वाली है। उसके लिए हम अलग से एपिसोड लेकर आएंगे यूएसए में और आने वाले समय में क्या चेंजेस होंगे। अब अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना आने वाले समय में यूएसए के साथ एक बड़ी वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, और अमेरिका भी जानता है कि उसका आने वाले समय में कन्फ्रंटेशन चाइना के साथ होना ही होना है, क्योंकि चाइना काफ़ी एम्बिशियस प्लान के साथ चल रहा है और वर्ल्ड के अंदर वो सुपर पावर बनना चाहता है। तो जब वो सुपर पावर बनना चाहता है, सीधी बात यह है कि उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, अमेरिकन रिजीम को बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, फुल फ्लेज आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, जिसको आने वाले टाइम में हम वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में ही देखेंगे, जो 2027-28 के पीरियड में होगा, जिसकी पृष्ठभूमि अभी से बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी तक आप 2024 तक चाइना को किसी भी तरह से लाइमलाइट में नहीं देख रहे हैं। अभी वर्ल्ड स्टेज के ऊपर रशिया और अमेरिका या इजराइल छाए हुए हैं, जिसको आने वाले टाइम पर हम जल्दी से देखेंगे। इसी साल में 2025 का ये जो नया हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है, जिसमें चाइना काफ़ी फोकस में रहने वाला है। और जैसे ही मंगल देव का ट्रांजिट होगा अगले महीने 3 तारीख के बाद और कर्क राशि में, और चाइना के नेटल चार्ट के अंदर कर्क राशि में ही मंगल है, तो मंगल के ऊपर मंगल का जब ट्रांजिट होगा तो ये चाइना को इंस्टिगेट करेगा कि वो अपने बॉर्डर को एक्सपेंड करे और अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ उसके कन्फ्लिक्ट आने वाले समय बढ़ते जाएंगे। हम किसी भी कंट्री की बात करें, उसके चाइना के साथ आने वाले समय में कन्फ्लिक्ट होंगे। चाहे हम डाउन साउथ में ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया से भी आने वाले समय में चाइना के कन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। इंडिया के साथ तो रहेंगे ही रहेंगे, बट नेचुरल है। अब हम आ जाते हैं इंडिया के ऊपर, फोकस करते हैं कि इंडिया में इसका जो स्टेलियम बना है, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो जब शनिदेव जैसे मीन राशि में आए हैं और ये 6 ग्रहों की एनर्जी मीन राशि में है, तो हमारे देश पे, हमारे भूभाग पे हमारे इंटरनल कन्फ्लिक्ट आने वाले समय में बढ़ेंगे, जिसमें रीजनल डिफरेंसेस वो भी क्रिएट होंगे। नॉर्थ और साउथ का वो रहेगा, जैसे अभी साउथ में हिंदी को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर काफ़ी रोष है, तो ये बढ़ेगा। इसके अलावा कॉमनल डिफरेंसेस भी होंगे और कई इंसिडेंसेस ऐसे होंगे जिसमें जो दोनों हिंदू और मुसलमान में भी आने वाले समय में कई डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। इसके अलावा 2025-26 जो ये हिंदू नववर्ष है, मार्च 2026 तक हमारा, क्योंकि हमारी जो महादशा है वो भी सितंबर में चेंज होने वाली है। हम पिछले 10 साल से, अगर हम सितंबर तक का पीरियड गिनते हैं, तो 10 साल से हम चंद्रमा की महादशा में है, जो राशिश है कर्क राशि हमारे देश की कुंडली है, जिसकी वजह से हम अपने देश में अमन शांति देखते आए हैं अभी तक 10 साल से। और ये अमन शांति आने वाले समय में
काफ़ी एग्रेशन में बदलने वाली है। तो इस एग्रेशन का इसकी वजह जो होगी वो है मंगल की महादशा जो सितंबर 2025 से शुरू होने वाली है और अगले 7 साल तक रहेगी हिंदुस्तान की कुंडली में। तो ये हमें एग्रेसिव बनाएगा। हमारा कंट्री जो अभी तक 78 साल से शांति प्रिय देश था, या हमने अपनी तरफ से कभी कोई बॉर्डर को एक्सपेंड नहीं किया। हाँ, ज़रूर हमने गोवा की लिबरेशन करवाई थी जिसमें कुछ शॉर्ट टर्म में मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हुआ था, जो एग्रेशन हमने ही दिखाई थी। और सिक्किम का भी जब एनेक्सेशन हुआ था उसमें भी बहुत छोटे टाइम के लिए एक मिलिट्री कूप हुआ था। और इसके अलावा जब जब पाकिस्तान ने हमारे पे अटैक किया है हमने उसको रिपेल ही किया है, भले 1948 हो, 1965 हो या 1971 की वॉर हो या 1999 में कारगिल वॉर हो। तो हमने चाइना के साथ ज़रूर जो 1962 की और 1967 की वॉर रही उसमें 62 में ज़रूर हमने डिफीट खाई, बट 1967 में हमने चाइना को भी अच्छा जवाब दिया था। तो हम एक आर्म कन्फ्लिक्ट भी देख रहे हैं। चाइना के साथ तो नहीं होने वाला है ये कन्फ्लिक्ट अभी के टाइम पर, बट हम पाकिस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ कुछ टाइम के लिए एक आर्म कन्फ्लिक्ट दिखता है जो अक्टूबर 2025 के बाद हो सकता है। अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 की अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंड हाफ में इस हिंदू नववर्ष में, तो एक आर्म कन्फ्लिक्ट दिखता है जो शॉर्ट टर्म ही होगा, बट ये आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो ये इंडिया के साथ है। बाकी मोदी जी अपनी जगह स्ट्रांग रहेंगे और उनका भी जो सॉफ्टनेस है वो आप आने वाले समय में थोड़ा हार्ड लाइन की तरफ देखेंगे और कंट्री के अंदर यथास्थिति रहेगी। पॉलिटिकल टर्मोइल को ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिशन भी उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। अभी फिलहाल आने वाले समय में इलेक्शन सिर्फ बिहार में है जो सितंबर अक्टूबर में होने हैं, जहां पर पूरी उम्मीद है कि बीजेपी ही वापस आएगी, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का ही संगठन वापस आएगी। तो बाकी आगे देखते हैं इसके बारे में। जब इलेक्शन डिक्लेयर होंगे डेट्स के हिसाब से हम अलग से इसके बारे में पुनर्विचार करके एक अलग एपिसोड लेकर आएंगे। बट अभी के हिसाब से बीजेपी का ही पलड़ा भारी दिखता है और ग्रह नक्षत्र भी हिसाब से इंगित कर रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की हम बात करते हैं तो इजराइल वहां पर एक्सपेंशन स्प्री में रहेगा। वॉर कहीं से भी कम नहीं होती दिख रही है, बल्कि एग्रीवेट ही होगी। जिस तरह से यूरोप के अंदर वॉर बढ़ेगी, जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है वो रशिया वर्सेस नाटो या रशिया वर्सेस यूरोप वॉर होने जा रही है। इसी तरह मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर इजराइल ने शुरू की थी, रादर गाजा तक थी या फिलिस्तीन तक थी, वो आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट में और जगह भी फैलेगी, जिसके लिए यूएसए भी काफ़ी हद तक जिम्मेवार होगा। यूएसए इजराइल को सपोर्ट ही करेगा और इजराइल काफ़ी एग्रेसिव रहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए काफ़ी आगे तक बढ़ेंगे और ये वॉर आने वाले समय के साथ इसी साल के अंदर हम देखेंगे कि इजराइल वर्सेस ईरान में बदल गई है और ईरान को इस पीरियड में काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। और क्योंकि उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व होगा तो ये वॉर आने वाले समय बढ़ेगी। चाइना उधर से अपनी प्रिपरेशन करता रहेगा ताइवान के साथ, बट फुल फ्लेज वॉर में चाइना अभी भी नहीं जाएगा। और चाइना काफ़ी हद तक रशिया को सपोर्ट रहेगा पीछे से, और ईरान को भी सपोर्ट उसका रहेगा और नॉर्थ कोरिया का भी। तो जो उनका संगठन है उसमें इजराइल क्योंकि अमेरिका के साथ है और फिलहाल की तारीख में अमेरिका का सोलो पार्टनर इजराइल ही रहेगा, क्योंकि यूरोप तो डे बाय डे अलग होता जाएगा और यूरोप के अपना पूरा गुट अलग बन जाएगा, जिसको स्फीयर हेड करेगा फ्रांस और यूके। तो ये ग्लोबल टर्मोइल है और इकोनॉमिक रिसेशन रहेगा।
शेयर मार्केट पे काफ़ी अप एंड डाउन रहेंगे और मार्केट इस साल में नेगेटिव रिटर्न देने वाली है। अगर हम पूरे साल का एनालिसिस करते हैं 2025-26 का, 25-26 का मीन्स अगर हम प्रतिपदा टू प्रतिपदा अगर करते हैं 2082 से 2083 विक्रम संवत में, तो अगर हम 2026 में जब हम इसको एनालाइज करेंगे मार्च और अप्रैल में, तो हम पाएंगे कि शेयर मार्केट में नेगेटिव रिटर्न है। गोल्ड में पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे, तो सेफर इन्वेस्टमेंट गोल्ड रहेगी। इस साल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर सकते हैं। बट अगर आप शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो उसके अंदर कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स रहेंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि पूरे साल में हमें वॉर बढ़ती दिख रही है, तो आप जो डिफेंस सेक्टर के शेयर्स हैं अगर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत अच्छा रिटर्न पाएंगे। तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी डिफेंस पैक में शेयर्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट करें और उसमें आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा कंजप्शन सेक्टर्स के अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी सेक्टर में इस साल में नेगेटिव रिटर्न दिख रही है, तो उन सेक्टर से आप थोड़ा सा अपने आप को बचाएं क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। बैंकिंग सेक्टर भी वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा रहेगा और क्योंकि रिसेशन बढ़ेगी तो बैंक्स फेलियर भी होंगे और बैंक्स का जो बैलेंस शीट है वो अंडर प्रेशर रहेगी। तो बैंक निफ्टी, या अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी प्रेशर रहेगा और उसमें भी रिटर्न फ्लैट टू नेगेटिव ही रहेगी, उसमें पॉजिटिव रिटर्न नहीं देख पा रहे हैं। तो ये आपके साथ है, शेयर किया है, जिसमें आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी रिटर्न मिलने वाली है इस साल में भी, 2025-26 में भी। और इसके अलावा कमोडिटीज़ में अगर आप इन्वेस्टेड हैं, अगर आप ग्रेन मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या उसमें भी अगर कुछ कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। प्राइसेस काफ़ी अच्छी आने वाले टाइम में रहेगी, बिकॉज जब वॉर होंगी, जब वॉर बढ़ेंगी तो डिस्ट्रप्शन बढ़ेंगी और जो सी रूट है वो भी डिस्टर्ब होगा। बिकॉज 2025 में आने वाले समय में जो मीन राशि के अंदर ये स्टेलियम बना है, जिसकी वजह से सी में बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं। इमीडिएटली हम अप्रैल और मई में तो कुछ अर्थक्वेक देख रहे हैं। अभी हमने कल ही एक अर्थक्वेक देखा, परसों रादर, जिसमें म्यांमार और बैंकॉक में, चाइना में, कुल मिलाकर 5 कंट्रीज में, बांग्लादेश और इंडिया में इसका कुछ इम्पैक्ट रहा। बल्कि म्यांमार में और बैंकॉक में तो काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी जान माल की क्षति हुई है। तो आने वाले टाइम पर 1 साल के अंदर अर्थक्वेक आएंगे, अर्थक्वेक बढ़ेंगे। हीट इस साल में रिकॉर्ड बनाएगी। 2024 का साल सबसे गर्म साल था, जिसको हम आने वाले टाइम में 2025-26 में इस सीजन के अंदर हीट को बढ़ते हुए देखेंगे। इसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि 2025 में ही जब मई का महीना आएगा तो उसमें जुपिटर जो है, बृहस्पति ग्रह है, वो अतिचारी होने वाले हैं और वो भी एक रेयर मूवमेंट है, रेयर इवेंट है, जो 2025 से लेकर अगले 8 साल के लिए, तो 2033 तक वो अतिचारी पोजीशन में रहने वाले हैं। बृहस्पति देव जब जब अतिचारी होते हैं, मतलब इस मीन्स बृहस्पति को चैन नहीं है, और अगर उनको चैन नहीं है तो आप समझिए पूरे जनमानस को चैन नहीं है। तो पूरा मानवता के लिए ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, जिसका मेन रीज़न तो खैर ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट होंगे और उसका इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ेगा, और जिसकी वजह से हम आने वाले टाइम में ग्लेशियर पिघलते हुए या रफ वेदर हम सी में देखने वाले हैं, जिसमें टॉर्नेडो, हरिकेन्स ज़्यादा आएंगे और पानी का लेवल बढ़ेगा, जिसमें जो कंट्रीज़ या उनका जो बॉर्डर है, जहाँ पर सी कोस्टल बेल्ट है, वहाँ पर हम आने वाले समय में समुद्र का सी लेवल बढ़ते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से लैंड पे नुकसान आएगा।
तो ये सब चीज़ें हैं और समय समय पर अलग अलग हम एपिसोड लेकर इन सब चीज़ की डिटेल्स लेकर आएंगे। अब इसके अलावा आप लोग ये भी चाहते हैं कि आपकी राशि पे इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे, तो हम जल्दी एक आध दिन में एक एपिसोड लेकर आएंगे कि ये जो स्टेलियम बना है 6 राशि का, 6 ग्रहों का मीन राशि में, इसका इम्पैक्ट हर राशि पर मेष से मीन तक क्या इम्पैक्ट आएगा। बिकॉज ये स्टेलियम जब बनता है तो कुछ राशियों की आप समझिए लॉटरी भी लगती है और कुछ राशियों को बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। तो किस राशि के साथ क्या होगा उसके बारे में हम जनरल व्यू लेकर आएंगे, जिसको आप एक जनरल ओपिनियन के तौर पर आने वाले समय में 1 साल के लिए सजग हो सकते हैं। तो अभी तक के लिए आज के लिए यही है और इसके साथ ही हम अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं। आपको अगर अब ये एपिसोड पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।